हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक का टॉपिक 10.3 ऑफ चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में कुछ समझा था और हमने साथ ही ब्रीथिंग टॉपिक भी कवर किया था, ठीक है। और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कुछ डिफरेंसेस भी बताए थे। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ब्रीथिंग जो है उसमें सिर्फ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग यानी सांस लेना सांस छोड़ना, ये बस ब्रीथिंग है। और रेस्पिरेशन क्या था, जैसे ही आप ऑक्सीजन लेते हो फिर वो ऑक्सीजन खाने को तोड़ती है और उस खाने में से एनर्जी निकलती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये हमने पढ़ा था। साथ ही हमने दो तरीके के रेस्पिरेशन देखे थे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और बच्चों प्रोडक्ट क्या बनते हैं ग्लूकोज के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। याद रखेंगे बच्चों, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और रेस्पिरेशन कौन सा हुआ, एरोबिक। चलिए, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनारोबिक है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए और फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। साथ ही हमने एक एनारोब का एग्जाम्पल दिया था, क्या था वो, ईस्ट। और हमारी मसल्स जो हैं वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। फिर हमने बच्चों ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था। ब्रीथिंग में हमने इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, इनको बहुत अच्छे से समझा था कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। समझ में आया। और ब्रीथिंग रेट के बारे में समझा था और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी हमने छोटे छोटे समझे थे कि हमें एकदम से सुस्ती क्यों महसूस होने लगती है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स से हमने ब्रीथिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, यानी हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। चलिए अब हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, यानी नॉर्मली क्या होता है, हम अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू हवा को अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, और जब हम हवा को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू नेसल कैविटी। तो ये हमारे नॉस्ट्रल्स से कहाँ चली जाती है, नेसल कैविटी। देखिए बच्चों, ये इस फिगर में ये हमारे नॉस्ट्रल्स हो गए। इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये कहाँ जा रही है, नेसल कैविटी में। कहाँ जा रही है बच्चों, नेसल कैविटी में, ठीक है। तो पहले नॉस्ट्रल्स और नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेसल कैविटी में, ठीक है। तो इस तरह से जो हवा है वो जा रही है जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और विंड पाइप के थ्रू जो हवा है वो हमारे लंग्स तक जाती है। सबसे पहले ये रहा नॉस्ट्रल, और नॉस्ट्रल से कहाँ जा रही है, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से ये फिर फाइनली जो हवा है वो कहाँ जा रही है बच्चों, वो जा रही है लंग्स तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी क्या होता है बच्चों, ये रही, ये जो पूरी कैविटी है ना, इसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चेस्ट कैविटी। ये जो पूरा हिस्सा है इसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं हम। आगे देखते हैं। और ये जो चेस्ट कैविटी होती है, इसी के बाद इसी पर जो साइड साइड में कुछ रिब्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं बच्चों, रिब्स। और पूरा ये रिब केज बना लेती हैं। देखिए ये जो इस तरह से लगी हुई हैं, ये सारी रिब्स हैं, ठीक है।
This cavity is surrounded by ribs on the side. A large muscular sheet called diaphragm form the floor of the chest cavity. एक बड़ा सा मस्कुलर शीट लगी होती है, यहाँ पर क्या लगी होती है, एक बड़ी सी मस्कुलर शीट लगी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम क्या है बच्चों, एक बड़ी सी मस्कुलर शीट। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारी पूरी एक मस्कुलर शीट है जिसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। और बच्चों रिब्स कहाँ हैं, रिब्स ये रहे, ये रिब्स हैं और ये डायफ्राम है। हम जैसे ही अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू हवा को अंदर लेते हैं, सबसे पहले वो नेसल पैसेज या नेसल कैविटी, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो वो नेसल कैविटी में जाती है। नेसल कैविटी के बाद ये विंड पाइप हो गई, विंड पाइप के थ्रू वो हमारे लंग्स में पहुंचती है, ठीक है, वो हमारे लंग्स में पहुंचती है। और फिर हमने उसके बाद क्या जाना, हमने एक मस्कुलर लेयर के बारे में जाना। मस्कुलर लेयर क्या है, एक ये रही डायफ्राम, ठीक है, जो नीचे की तरफ लगी होती है। और ये साइड से ये जो लगे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, केजेस। समझ में आया, रिब्स कहते हैं। और ये रिब्स मिलकर एक पिंजरा टाइप का बना लेते हैं जिसको हम रिबकेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिबकेज। चलिए आगे देखते हैं। द ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केजेस। और जब भी हम सांस लेते हैं तो जो ब्रीथिंग है उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, उसमें रिब केज और डायफ्राम दोनों का मूवमेंट आता है। ये किस तरह से आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम अब बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी सांस लेने के दौरान रिब्स मूव अप। जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ये जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। और डायफ्राम कहाँ पर मूव करता है, नीचे की तरफ, ठीक है। रिब्स ऊपर की तरफ, डायफ्राम नीचे की तरफ। जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे ही हवा अंदर आती है, हवा जैसे ही अंदर आएगी, जो रिब्स होंगी वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी और जो डायफ्राम होगा वो नीचे की तरफ मूव करेंगी। इससे क्या होगा, और जो रिब्स हैं वो आगे की तरफ भी निकलती हैं जिससे हवा जो है वो यहाँ पर भर सके। समझ में आया बच्चों। चलिए, दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। और इस मूवमेंट से क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है हमारी चेस्ट कैविटी में। जैसे ही हम सांस लेते हैं, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है, जो रिब्स हैं वो ऊपर और आगे की तरफ मूव करती हैं। इसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें काफ़ी सारी स्पेस बन जाता है, जो एयर हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उसके लिए। समझ में आया। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। और जो लंग्स हैं वो आसानी से हवा से भर जाए, ठीक है, भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन, अब एक्सलेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। जो रिब्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, डाउन यानी नीचे की तरफ। अब जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं एंड इनवर्ड, वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू फॉर्मर पोजीशन। और रिब्स जो हैं, अब देखो इस केस में जो रिब्स हैं वो कहाँ की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ। जैसे ही हम हवा को छोड़ेंगे, जैसे ही हवा को अब हम बाहर निकालेंगे तो ये जो रिब्स है ना ये बाहर नीचे की तरफ मोशन करेंगे। और जो डायफ्राम है ना ये अब फूलना शुरू हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा। ये जो मस्कुलर शीट है ना डायफ्राम, ये अब ऊपर की तरफ मोशन यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। अच्छा बच्चों, हमने डायफ्राम और रिब्स की मोशन को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इसका हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे,
ठीक है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, और ये जो मूवमेंट होता है डायफ्राम का, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ऑफ द लंग्स देयर आर मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजीली, कई सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जिन्हें हम आसानी से महसूस कर पाते हैं। समझ में आया? टेक अ डीप ब्रेथ, यानी एक लंबी सांस लीजिए। कीप योर पाल्म ऑन द एब्डोमेन, और अपना हाथ जो है वो अपने पेट पर रखिए। एब्डोमेन पेट या पेट के ऊपर नीचे के हिस्से को ही हम बोलते हैं। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, आप अपने एब्डोमेन यानी अपने पेट पर मूवमेंट को महसूस कीजिए। वॉट डू यू फाइंड, आप क्या पाएंगे? आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी हम जब सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान जो चेस्ट कैविटी है उसके साइज में बदलाव आता है। पहले चेस्ट कैविटी, जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी जो होती है वो फूल जाती है, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज फिर से वैसा ही हो जाता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन अ चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, जो बच्चे हैं वो चेस्ट एक्सपेंशन यानी छाती फुलाने वाले कंपटीशन में इन्वॉल्व हुए। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट ही कुड एक्सपेंड इट मैक्सिमम, ठीक है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स, यानी हर कोई जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में अपनी जो चेस्ट कैविटी है उसको फुला रहा है, उसको फुलाने में लगा हुआ था। हर कोई उसको आगे की तरफ फुला रहा था। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स, यानी आप अपनी ये जो एक्टिविटी है ये अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं। एक यहाँ पर बॉक्स में ये दे रखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। स्मोकिंग से क्या होता है बच्चों? लंग्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड, यानी हमें स्मोकिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग जो है ये किससे लिंक होती है? कैंसर, बहुत भयानक बीमारी होती है ये, जिसका इलाज अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है बच्चों। और ये बहुत डेंजरस बीमारी को पैदा करता है, इसीलिए कभी भी स्मोकिंग मत करना। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, इससे क्या होता है? लंग्स खराब हो जाते हैं, और लंग्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ एक्टिविटी समझते हैं। उससे पहले आप इस बॉक्स को और समझिए। The air around us has various types of unwanted particles, यानी जो हवा हमारे चारों ओर है उसमें कई सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें जो नहीं होने चाहिए, ठीक है, या फिर जो हार्मफुल हैं, उन्हीं को मेनली हम अनवांटेड पार्टिकल्स कह देते हैं, सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलन्स एक्सेट्रा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, अच्छे पार्टिकल्स नहीं हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट्स इन अवर नेसल कैविटी, तो हमारी जो नेसल कैविटी होती है, जैसे ही हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस लेते हैं तो हमारी नेसल कैविटी में कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये उन हेयर्स में फंस जाते हैं, उन हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity, ठीक है। कभी कभी ये जो पार्टिकल हैं ये नेसल कैविटी से भी पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं नेसल कैविटी के बालों से भी। कुछ अंदर हेयर्स लगे होते हैं नेसल कैविटी में, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस में इरिटेट द लिनिंग ऑफ कैविटी, और ये क्या करती है? इरिटेट करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इसकी वजह से क्या होता है? हम छींकते हैं,
स्नीज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्नीज। तो आज आपको स्नीजिंग का कारण समझ में आया। जो बाहर अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो भी डस्ट है, स्मोक है, तो वो सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी नाक में अंदर आती है और नेसल पैसेज में जो हेयर होते हैं उन हेयर्स में ट्रैप हो जाती है। और अगर गलती से भी कोई भी पार्टिकल जो है वो अंदर चला जाता है तो फिर वो पार्टिकल स्नीजिंग के थ्रू सबसे पहले इरिटेशन को डेवलप करता है, यानी कुछ इरिटेशन सी होती है हमें कैविटी में, और फिर हम स्नीज करते हैं जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल है वो बाहर आ जाता है। स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। और स्नीजिंग क्या करती है? ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हवा में जो भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं, इनहेल करे हैं, एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एंटर अवर बॉडी। ये सब पार्टिकल्स को निकाल देती है। जो भी हमने पार्टिकल को इनहेल किया है, डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर अवर बॉडी। और इससे क्या होता है कि जो भी हम अच्छे से सांस लेते हैं ये वो डस्ट फ्री होगी। डस्ट फ्री का मतलब क्या हो गया? उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। हम एक स्वच्छ अच्छे से साफ जो एयर है उसे अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नीजिंग क्या करता है? सारे जो गंदे पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो टेक केयर। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? व्हेन यू स्नीज, जब भी आपको छींक आए, यू शुड कवर योर नॉस्ट्रल्स सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल। तो आपको अपनी नोज कवर करनी है जब भी आपको छींक आए, जिससे कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी अपने अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। एक्सपेल का मतलब क्या हो गया? बाहर निकल रहे हैं। आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन, वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इनहेल ना कर लिए जाएं। यानी दूसरा पर्सन जो है, अगर आप उनके सामने ही छींक देते हैं तो वो जो गंदे पार्टिकल आपकी नोज से निकले हैं, आपकी नसल कैविटी से निकले हैं, वो किसी दूसरे के नोस्ट्रल्स के थ्रू एंटर ना कर जाएं। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो आप अब ये नोस्ट्रल्स और नेसल कैविटी इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रीथ, यानी एक लंबी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप। और आपकी जो चेस्ट है, आपकी जो छाती है, उसको मेजरिंग टेप से नापिए। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। और अपने ऑब्जर्वेशन 10.2 में लिखिए, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। यानी फिर से अपनी छाती को बहुत ज़्यादा एक्सपांड कीजिए, जितना आप फुला सकते हैं उतना, और इसको मेज़र कीजिए और साथ ही कंपेयर कीजिए। अपने और क्लासमेट से भी बोलिए और कंपेयर करके ये पता लगाइए कि कौन अपनी चेस्ट को ज़्यादा फुला सकता है। ठीक है, तो ये तो एक्टिविटी 10.4 हुई। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल। एक सिंपल मॉडल है जिससे हम ब्रीथिंग को एक बार और, ब्रीथिंग का जो भी मैकेनिज्म है उसको एक बार और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये हमारा पूरा फिगर है। एयर यहाँ से एंटर करती है अंदर की तरफ। ठीक है, एयर अंदर की तरफ एंटर करती है। ये एयर लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है बच्चों? लंग्स में। लंग्स में जाती है। यहाँ पूरे पोर्शन में एयर जा रही है। ठीक है, तो ये जो रिब केजेस होंगे, ये जो रिब्स होंगे, रिब्स कहाँ हैं? ये जो रिब्स हैं ये फूलना शुरू करेंगे और ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा। ये रिब्स फूलना शुरू करेंगे बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हवा भर जाएगी। क्या भर जाएगी बच्चों? हवा भर जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ इनहेल का केस। अब देखते हैं एक्सहेल का केस। एक्सहेल के केस में क्या है? हवा इस तरह से बाहर जाएगी। ठीक है, ये जो रिब्स होंगे ये पिचकना शुरू कर देंगे, यानी नीचे की तरफ होना शुरू कर देंगे। ठीक है, और डायफ्राम जो है, डायफ्राम ये भी, ये जो मस्कुलर लेयर है ये
ऊपर की तरफ होना शुरू कर देगी, डायफ्राम ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ जो स्पेस था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आ रहा है ना, यहाँ से भी और फिर यहाँ से भी। तो ये जो होगा स्पेस जो क्रिएट हुआ होगा हमारी चेस्ट कैविटी में, वो स्पेस बंद हो जाएगा और एयर जो है वो फाइनली बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये केस हुआ इनहेलिंग का और ये केस हुआ एक्सहेलिंग का। ठीक, तो और वैसे भी आपने वीडियो में देखा था, तो आई होप नाउ आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ह्यूमन बींग्स का वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्टिविटी 10.5, एक्टिविटी 10.5 को डिस्कस करते हैं। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, आपको एक चौड़ी प्लास्टिक बॉटल लेनी है, रिमूव द बॉटम, और उसका जो बॉटम है उसे हटा देना है। कुछ इस तरह से, ये एक चौड़ी सी प्लास्टिक की बॉटल है और इन्होंने इसका बॉटम हटा दिया है। ठीक है बच्चों, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, और फिर क्या करना है, एक वाई शेप की ग्लास की मिल जाए तो ग्लास की, पर प्लास्टिक की ट्यूब का इस्तेमाल करना है। मेक अ होल इन द लिड, लिड क्या होता है बच्चों, ढक्कन, तो एक छेद करना है ढक्कन पर, सो दैट ट्यूब में पास थ्रू इट, जिससे कि उससे ट्यूब पास हो जाए। जैसे ये ट्यूब लगाई है हमने इस फिगर में, देखिए ये ट्यूब हमने लगाई है और ये ढक्कन है, ढक्कन में एक छेद किया है जिससे कि ट्यूब पास हो जाए इसमें से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से करना है। आगे सुनिए, टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स। डिफ्लेटेड बलून्स क्या होते हैं, पिचके हुए बलून्स, पिचके हुए बलून्स। तो ये टू द फॉग्ड, फॉग्ड का मतलब क्या हो गया, टू ब्रांच, दो शाखाओं वाला। तो ये जो दो शाखाओं वाला जो वाई शेप्ड हमने ट्यूब ली है, इसके अराउंड हमें क्या लगाने हैं, दो पिचके हुए बलून्स लगाने हैं, एक ये रहा एक ये रहा। डिफ्लेटेड का मतलब पिचका हुआ और इन्फ्लेटेड का मतलब फूला हुआ। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल, फिर क्या करना है, ट्यूब को बॉटल में डालना है। ट्यूब आसानी से डल जाए इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि आप एक चौड़ी प्लास्टिक की बॉटल लें। कैसी लें, चौड़ी लें, जिससे कि जो ट्यूब है वो आसानी से बॉटल के अंदर चली जाए। नाउ कैप द बॉटल, फिर क्या करना है, बॉटल का ढक्कन लगा देना है। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, और अच्छे से लगाना जिससे कि हवा जो है वो बाहर की हवा जो है वो एंटर ना कर पाए, ढक्कन टाइट लगाना। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, एक लार्ज रबर बैंड का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर एक रबड़ लगानी है, रबड़ की शीट लगानी है या फिर प्लास्टिक की शीट लगानी है। ठीक है बच्चों, ये जो नीचे का बॉटम खाली था ना, तो आप रबड़ बैंड का इस्तेमाल करते हुए रबड़ की शीट लगा सकते हैं या फिर प्लास्टिक की शीट लगा सकते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन को समझना है, ऑफ द लंग्स, लंग्स के, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स, हमें क्या करना है, खींचना है, जो रबर शीट है उसको नीचे से खींचना है। एंड वॉच द बलून्स, और बलून्स को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप, फिर रबर शीट को ऊपर की तरफ पुश करना है, ढकेलना है। एंड ऑब्जर्व द बलून, फिर बलून्स को ऑब्जर्व करना है। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून, चलिए समझते हैं इसको। हमें क्या करना है, ये जो नीचे रबर शीट्स लगी हुई हैं, इन रबर शीट्स में एक बार तो पहले इसको खींचना है, क्या करना है, खींचना है। जैसे इस फिगर में ये इसको यहाँ पर खींच रहे हैं इस रबर शीट को, तो इससे क्या हो रहा है, इस रबर शीट को हम जैसे ही खींचते हैं तो ये जो बलून्स हैं ये फूलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, फूलना शुरू कर देते हैं बलून्स। ठीक है, ये जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है। इस स्पेस क्रिएट होने की वजह से इस पूरे में स्पेस क्रिएट होने की वजह से जो बाहर की एयर है वो अंदर एंटर करना शुरू कर देती है। क्या कर देती है बच्चों,
अंदर एंटर करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से ये जो बलून्स हैं ये फूलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम जो है इसी तरह से हमारे लंग्स में काम करता है। जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो अंदर आ सके और लंग्स जो हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और केस हमने पढ़ा। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस शीट को अंदर की तरफ ढकेलना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको अंदर की तरफ ढकेलेंगे तो यहाँ पर जो खाली जगह होगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर जो खाली जगह होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसको अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये बलून सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ इसके थ्रू हवा जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने 2 केसेस पढ़े। एक केस में हमने क्या किया, इस बलून ले लो या फिर रबड़ ले लो, एक ही बात है, मैं बलून बोल रही हूँ। आप इस रबड़ को बाहर की तरफ खींचते हैं, स्पेस क्रिएट हो जाता है। इस स्पेस की वजह से यहाँ पर जो बाहर से एयर एंटर कर जाती है और ये बलून्स फूलते हुए दिखाई देते हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, हम इस शीट को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, अंदर की तरफ दबा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बलून जो है वो पिचकना शुरू कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर जो है वो कम हो रही है और ये इस तरह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What do the balloons in this model represent? ये बलून्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मॉडल में? इस मॉडल में जो बलून्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लंग्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लंग्स को। ठीक है, What does rubber sheet रिप्रेजेंट, और रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायफ्राम को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायफ्राम को। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब तो कोई कसर बाकी नहीं है, अब तो आप बहुत आसानी से ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है उसे समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए